Let's improve English. कुछ सेंटेंसेस मुझसे कमेंट्स में पूछे थे किसी ने, और कुछ सेंटेंसेस मैं आपको बताऊंगा, आपको सिखाऊंगा वोकैबुलरी और फ्रेजेस। इस वीडियो को देखने के बाद आपकी काफी इंग्लिश इंप्रूव होने वाली है। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। देखिए हमारे आज के सेंटेंसेस, मैं अपनी चिंता को कम कैसे करूं। अच्छा, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क आना चाहिए। मैं अपनी चिंता को कम कैसे करूं, इसे इंग्लिश में हम कैसे कह सकते हैं। देखिए जब हम बोलते हैं ना कि मैं ऐसा कैसे करूं, मैं वैसा कैसे करूं, मैं खाऊं कैसे, मैं जाऊं कैसे, तो इन सेंटेंसेस की शुरुआत कैसे होगी? हाउ से होगी, क्योंकि हम कह रहे हैं कैसे करें। क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, इसलिए हाउ के बाद क्या आएगा? देखिए आप, हाउ डू आएगा, हाउ डू आई, क्योंकि मैं अपनी बात कर रहा हूं कि मैं कुछ कैसे करूं, इसलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट है हाउ डू आई। इसके बाद आएगा वर्ब कि आप क्या करने की बात कर रहे हैं। क्या करने की बात कर रहा हूं मैं? चिंता को कम करने की। कम करना, यही तो है वर्ब यहाँ पर, चिंता को कम करना। तो चिंता को कम करने के लिए हम लोअर बोल सकते हैं। हाउ डू आई लोअर मेरी चिंता, अपनी चिंता यानी कि मेरी चिंता, माई स्ट्रेस। हाउ डू आई लोअर माई स्ट्रेस, हो गया सेंटेंस। हाउ डू आई लोअर माई स्ट्रेस, मैं अपने स्ट्रेस को कम कैसे करूं। टू लोअर समथिंग, टू मेक समथिंग लेसन, टू लेसन समथिंग मीन्स टू लोअर समथिंग, किसी चीज को कम कर देना यानी लोअर कर देना। हाउ डू आई लोअर माई स्ट्रेस। अब इसके लिए एक और वर्ड होता है जो आप यूज कर सकते हैं, और वो होता है डी स्ट्रेस। स्ट्रेस से बना दिया गया डी स्ट्रेस, तो हम ऐसे ही बोल सकते हैं हाउ डू आई डी स्ट्रेस माई सेल्फ। हाउ डू आई डी स्ट्रेस माई सेल्फ, मैं अपने आप की चिंता कम कैसे करूं, अपने आप को डी स्ट्रेस कैसे करूं। अब मुझे सोचना पड़ेगा कि उसकी चिंता को कम कैसे करना है। नाउ आई विल हैव टू थिंक हाउ टू डी स्ट्रेस हिम। तो यहां पर डी स्ट्रेस का मतलब होता है चिंता को कम कर देना। तो आप ऐसे बोल सकते हैं, आई डू नॉट नो हाउ टू डी स्ट्रेस माई सेल्फ, मैं नहीं जानता कि मैं अपने आप को डी स्ट्रेस कैसे करूं। मैं पंखा झल रहा हूं। देखिए इसमें लोग काफी बार कंफ्यूज हो जाते हैं। पंखा झल रहा हूं यानी जो हाथ वाला पंखा होता है, ऐसे घुमाना, हवा करना अपने आप को, उसके लिए क्या कर सकते हैं? देखिए यू डोंट नीड टू गेट कंफ्यूज्ड एट ऑल, क्योंकि जो फैन हम कहते हैं ना, फैन हम एज अ नाउन यूज करते हैं कि देयर इज अ फैन, टर्न ऑन द फैन। फैन का यूज एज अ वर्ब भी हो सकता है। आप सिंपली ऐसे कह सकते हैं, आई एम फैनिंग। इट्स नॉट इनकरेक्ट, इट्स टोटली करेक्ट। आई एम फैनिंग यानी कि मैं फैन कर रहा हूं, यानी मैं पंखा चला रहा हूं, मैं पंखा झल रहा हूं। आई एम फैनिंग, आप ऐसे बोल सकते हैं, आई एम फैनिंग माई सेल्फ, यानी मैं अपने आप को फैन कर रहा हूं, यानी मैं अपने ऊपर ऐसे फैन कर रहा हूं, पंखा झल रहा हूं। आई एम फैनिंग माई सेल्फ। आप ऐसे बोल सकते हैं कि जैसे कि हम कोई भी चीज उठा लेते हैं ना, उससे फिर अपने आप को पंखा करने लगते हैं, चलने लगते हैं, कुछ मिलता नहीं है तो। जैसे कि आई एम फैनिंग माई सेल्फ, मैं बुक से ही पंखा कर रहा हूं। आई एम फैनिंग माई सेल्फ, तो यहां पर आप लगा दीजिए विद अ बुक, यानी मैं एक किताब से अपने आप को पंखा चल रहा हूं। आई एम फैनिंग माई सेल्फ विद अ बुक। तो आप जिस भी चीज का यूज कर रहे हैं विद के बाद आप वो भी लगा सकते हैं कि मैं उससे अपने आप को पंखा कर रहा हूं। आई एम फैनिंग माई सेल्फ विद समथिंग। और यहां पर आप, अगर आपको ये अच्छा नहीं लग रहा है तो आप ऐसे बोल सकते हैं, आई एम वेविंग द फैन। फैन का अगेन आप नाउन का यूज करते हुए यहां पर वर्ब यूज कर लीजिए वेविंग द फैन। वेव करने का मतलब होता है कि वो जो फैन आपने पकड़ा हुआ है उसको इधर उधर घुमाना है ऐसे हवा में, सो उसको कहते हैं वेव द फैन। आई एम वेविंग द फैन या फिर आई एम फैनिंग, आप कोई भी इनमें से बोल सकते हैं। माई सेल्फ विद के बाद आप बता सकते हैं कि आप किस चीज का यूज कर रहे हैं अपने आप को पंखा झलने के लिए। देखिए, तुम प्रसाद को झूठा क्यों कर रहे हो। देखिए इसमें भी लोग कंफ्यूज होते हैं, झूठा कर रहे हो। अच्छा, झूठी चीज को हम बोलते हैं लेफ्ट ओवर, ठीक है, ये तो हमें पता चल गया। लेकिन झूठा करना एज अ वर्ब, लेफ्ट ओवरिंग थोड़ी हो सकता है यार। लेकिन झूठा करने को क्या बोलेंगे हम, और खासतौर पर प्रसाद को कैसे बोलेंगे? अब देखिए हम कैसे बोलेंगे। पहले तो आप देखिए सेंटेंस का टेंस कौन सा है, कर रहे हो। आपने गैस कर लिया कि नहीं किया? ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, इसलिए इसकी शुरुआत होगी आर, और आर में आईएनजी आएगा, और सेंटेंस की शुरुआत होगी वाई से, क्योंकि इसमें क्यों है, वाई। और तुम की बात हो रही है, तुम क्यों कर रहे हो, और तुम के साथ आता है आर, वाई आर यू। अब आता है हमारा काम शुरू होता है मेन, झूठा करना। अब इसके लिए हम क्या बोलेंगे? देखिए हिंदी में जब हम कह रहे हैं झूठा क्यों कर रहे हो, हमारा कहने का मतलब है प्रसाद को खराब क्यों कर रहे हो, उसकी प्योरिटी को कम कर रहे हो, उसको बेकार कर रहे हो,
उसको अपवित्र कर रहे हो। तो इसके लिए इंग्लिश में हम कह सकते हैं वाई आर यू डिफाइलिंग, क्योंकि डिफाइलिंग का मतलब होता है किसी चीज की प्योरिटी को कम करना, प्योरिटी को नष्ट करना। या आप कह सकते हैं स्पॉइलिंग, क्योंकि स्पॉइलिंग का भी तो मतलब ये होता है ना, नष्ट करना, खराब करना, खराब कर रहे हो उसको। या फिर मान लीजिए कि ना वो जो प्रसाद को ना थोड़ा थोड़ा खा रहा है, वो प्रसाद रखा हुआ है और उसमें से थोड़ा थोड़ा ऐसे खा रहा है, तो इसके लिए हम ऐसे ही बोल सकते हैं निबल, एक वर्ब होता है निबल, तो हम कह सकते हैं निबलिंग। Why are you defiling, spoiling, nibbling? और क्या चीज? प्रसाद। अब प्रसाद को क्या बोलेंगे? देखिए इंग्लिश में ना, इंग्लिश कल्चर में एक वर्ड होता है सैक्रामेंट। सैक्रामेंट, सैक्रामेंट का मतलब होता है, ये एक्चुअली में क्रिश्चियन कल्चर है। इसके अंदर क्या होता है, एक सेरेमनी होती है जहां पर गॉड को ऑफर किया जाता है, वाइन और ब्रेड ऑफर किया जाता है, तो वहां पर ना उसको सैक्रामेंट बोलते हैं। अब मैं आपको पहले भी वीडियो में बता चुका हूं कि कल्चर से भी बातें जुड़ती हैं किसी एक लैंग्वेज में। तो जो सैक्रामेंट है ना, ये उनके लिए ज्यादा सूटेबल है, इंग्लिश वालों के लिए, क्योंकि वो क्रिश्चियन कल्चर है, हमारा इंडियन कल्चर है, हिंदुइज्म। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, हमारा हम जो प्रसाद कहते हैं ना, उसके लिए सैक्रामेंट कहना प्रसाद की डिसरिस्पेक्ट करने जैसा होगा। आप समझने की कोशिश कीजिए, क्यों ना आप इसे प्रसाद ही कहें, PRASAT, बस सिर्फ प्रसाद कहिए आप इसको। वाई आर यू डिफाइलिंग द प्रसाद, प्रसाद को तुम डिफाइल क्यों कर रहे हो, द लगाइए यहाँ पर। वाई आर यू डिफाइलिंग और स्पॉइलिंग और नेबलिंग द प्रसाद। और मैं आपको बता दूं कि ऑक्सफोर्ड की जो डिक्शनरी है ना इंग्लिश की, उसमें भी ये वर्ड ऐड हो चुका है प्रसाद। ये अब एक हिंदी वर्ड तो है ही, और अभी इंग्लिश वर्ड भी बन चुका है। मैंने आपको बताया है कि एक लैंग्वेज में जो वर्ड्स हैं वो अलग अलग लैंग्वेजेस से आते हैं, जैसे कि इंग्लिश में लैटिन से आए हैं, ग्रीक से आए हैं और हिंदी से भी आए हैं, और प्रसाद तो एक्चुअली शायद संस्कृत से आया है। तो जो लैंग्वेजेस होती है ना, जो इंग्लिश लैंग्वेज है, ये बहुत सारे लैंग्वेजेस का मिक्सअप समझ लीजिए आप। बहुत सारे वर्ड्स ऐसे हिंदी के थे, संस्कृत के थे, जो अब इंग्लिश के बन चुके हैं। उनमें से एक प्रसाद है, जैसे कि लूट होता है, लूट लेना, वो भी एक इंग्लिश का वर्ड बन चुका है। इस तरीके के कुछ और भी वर्ड्स होते हैं जो मैंने एक वीडियो में मैंने आपको बताया था। मैं भूल गया वो वीडियो कौन सी थी, पर मैंने आपको बताया था। वो अंदर ही अंदर घुटती रहती है, अंदर ही अंदर घुटती रहती है। कई लोग ऐसे होते हैं जो बाहर फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं करते, अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं। तो इनके लिए हम क्या कह सकते हैं, पहले आप टेंस देखिए, घुटती रहती है, कुछ करते रहना, कीप डूइंग समथिंग, है ना। वो करती रहती है, रहती से हमें पता चल गया लड़की की बात हो रही है, इसलिए यहां पर शी। करती रहती है प्रेजेंट इंडेफिनिट, कीप। प्रेजेंट इंडेफिनिट में शी के साथ वर्ब में एस लगाना अनिवार्य है। इट्स एसेंशियल टू पुट एन एस टू द एंड ऑफ द वर्ब व्हेन यू यूजिंग द सब्जेक्ट शी और ही इन अ प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मेंट बाय सेइंग दैट। शी कीप्स अपनी फीलिंग्स को अंदर ही अंदर, अपनी फीलिंग्स को अंदर ही अंदर रखती है, घुटती रहती है। तो इसके लिए हम क्या कह सकते हैं, शी कीप्स सप्रेसिंग हर फीलिंग्स को सप्रेस करना मतलब फीलिंग्स को दबाना, उनको एक्सप्रेस ना होने देना, सबके सामने आने ना देना, स्पष्ट ना करना। शी कीप्स सप्रेसिंग हर फीलिंग्स। या फिर अ फ्यू डेज बैक आई हैड टोल्ड यू अ फ्रेज फॉर सेइंग दिस थिंग, अ फ्रेजल वर्ब। इट वाज शी कीप्स बॉटलिंग, आई एम सॉरी डबल ओ नहीं आएगा, she keeps bottling things up. If you bottle things up, that means you don't express your emotions. You keep suppressing them. You don't tell anybody what's happening inside you, inside your heart. You just don't tell anybody what's happening inside your heart and you are bottling things up. So bottle things up का meaning आप समझ गए होंगे, ये एक phrasal verb है bottle up. Things को bottle up करना यानी कि अंदर ही अंदर रखना। हमारी हिंदी की बात है अंदर ही अंदर वो घुटती रहती है, तो हम इंग्लिश के इन वर्ड्स फ्रेजेस का यूज करके इस बात को बयां कर सकते हैं। कभी वो मुझसे मिलने आ जाता है, कभी मैं उससे मिलने चला जाता हूं। इसे मुझसे कमेंट में किसी ने पूछा, इसे हम कैसे बना सकते हैं। देखिए आप कंफ्यूज हो सकते हैं इसमें। देखिए ये थोड़ा सा लॉन्ग लग रहा है सेंटेंस, लेकिन ये सिंपल है। कभी वो मुझसे मिलने आ जाता है, तो हम कह सकते हैं, पहले आप देखिए, मिलने जाने को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, किसी के घर पर मिलने जाने को हम इंग्लिश में विजिट करना कहते हैं, किसी को विजिट करना। अब क्या हो रहा है, इसमें कभी वो मुझे विजिट करता है, कभी मैं उसे विजिट करता हूं, यानी हम दोनों ही एक दूसरे को विजिट करते हैं। तो हम ये नहीं कह सकते वी कीप विजिटिंग, हम विजिट करते रहते हैं एक दूसरे को,
ईच अदर, कभी कभी, फ्रॉम टाइम टू टाइम. If you do something from time to time, that means you do it occasionally. So we keep visiting each other from time to time. आप from time to time, ये पूरा जो time का phrase है इसकी जगह पर at times भी बोल सकते हैं. इसका भी मतलब होता है कभी कभी, या फिर आप ये भी कह सकते हैं off and on. इसका भी मतलब होता है कभी कभी. So we keep visiting each other off and on. अब आप शायद सोचें कि कभी वो मुझसे मिलने जाता है, ऐसे भी तो बना सकते हैं. समटाइम्स ही कम्स टू विजिट मी, या फिर समटाइम्स ही विजिट्स मी, समटाइम्स आई विजिट हिम, ऐसे भी हम बोल सकते हैं. पर कॉमनली ना ये इजी है और ये ज्यादा फ्लुएंट लगता है. सो वी कीप विजिटिंग ईच अदर फ्रॉम टाइम टू टाइम, एट टाइम्स, ऑफ एंड ऑन. हम एक दूसरे से मिलते रहते हैं. तो सेंस वही है ना कि कभी वो मुझसे मिलने आता है, कभी मैं उससे मिलने जाता हूँ. आप ऐसे बना सकते हैं, समटाइम्स ही विजिट्स मी, समटाइम्स ही कम्स टू मीट मी, एंड समटाइम्स आई गो टू मीट हिम. ऐसे भी आप बना सकते हैं. खाना तो मैं खाऊंगा ही, ये मुझसे कमेंट में किसी ने पूछा और फिर कहा इसमें तो को और ही को, इनको स्पेशली हम इंग्लिश में क्या कह सकते हैं. अब आपको क्या लगता है फ्रेंड्स? खाना मैं खाऊंगा, आपको पता है आई विल ईट फूड, सबको पता है मैं खाना खाऊंगा, आई विल ईट फूड. लेकिन अब आपका कंफ्यूजन है तो और ही के लिए क्या कहें. देखिए, वैसे तो मैं ये चीज बहुत बार बता चुका हूं, लेकिन एक बार फिर से बता देता हूं. इंग्लिश में आपको कभी भी वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेशन नहीं करना है, क्योंकि हिंदी और इंग्लिश कंप्लीटली डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं. एकदम ये नहीं देखना कि ही को क्या कहेंगे, तो को क्या कहेंगे. मीनिंग्स चेंज होते रहते हैं कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से. अब यहाँ पर अलग अलग चेंजेस हो सकते हैं. इंग्लिश में जो वर्ड्स होते हैं ना, हमें अपनी हिंदी की बातों को इंग्लिश में एक्सप्रेस करना है. हिंदी के हर एक वर्ड को लिंक नहीं करना इंग्लिश के हर एक वर्ड से. जैसे कुछ लोग बोल देते हैं इज का मतलब होता है और वॉज का मतलब होता है था. ये कंप्लीटली गलत तरीका है इंग्लिश सीखने का. कभी भी एक वर्ड को एक वर्ड से लिंक मत कीजिए, बिल्कुल भी मत कीजिए. अगर आप ऐसा करेंगे तो ना आप इंग्लिश में फ्लुएंट हो पाएंगे, ना आप इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग को अच्छे से ग्रैब कर पाएंगे. आप समझ नहीं पाएंगे कभी भी इंग्लिश को. इंग्लिश एक कंप्लीटली डिफरेंट लैंग्वेज है. आपको इसे अच्छे से समझना है. एकदम वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेशन नहीं करना है. इसको है बोलेंगे, हमें सेंस को समझना है कि सामने वाला कहना क्या चाह रहा है. सामने वाला ये कहना चाह रहा है कि खाना तो मैं जरूर खाऊंगा, ये तो मेरी बात पक्की है. वो एम्फसाइज कर रहा है इस बात पे कि मैं खाना तो जरूर खाऊंगा. अब इंग्लिश में आप ऐसे कैसे बनाएंगे कि मैं खाना तो जरूर खाऊंगा, चाहे कुछ भी हो, खाना तो मैं खाऊंगा ही. तो और ही पर मत जाओ, बस सेंस पर जाओ कि सेंस कह क्या रहा है. ये यूं कह रहा है कि खाना तो मैं जरूर खाऊंगा, तो हम कहेंगे आई विल ईट फूड. तो आप कहते ही हैं, साथ में एडवर्ब लगा दीजिए कि जरूर खाऊंगा. आई विल सर्टेनली ईट फूड, यानी मैं खाना जरूर खाऊंगा. खाना तो मैं खाऊंगा ही, खाना तो मैं खाऊंगा ही. आई विल सर्टेनली ईट फूड. सर्टेनली की जगह पर आप श्योरली भी बोल सकते हैं, इसका भी वही मतलब है. या फिर डेफिनेटली बोल दीजिए, आई विल डेफिनेटली ईट फूड. ओके, सो आई विल श्योरली ईट फूड, आई विल डेफिनेटली, आई विल सर्टेनली ईट फूड. तो आपने देखा, तो और ही पर मत जाइए, बात सेंस पर जाइए आप कि सेंस कह क्या रहा है, उसका मीनिंग क्या है. उसी मीनिंग को कन्वे करने के लिए हमने इंग्लिश में से वर्ड्स का चुनाव करना है. बच्चे को कैप पहना दो. अब इसमें लोग कंफ्यूज होते हैं, वो सोचते हैं पहनने को वेयर बोलते हैं. ठीक है, आई एम वेयरिंग अ कैप, मैं एक कैप पहन रहा हूं, आई एम वेयरिंग अ कैप. वेयर अ कैप, एक कैप पहन लो. लेकिन पहना दो, इसके लिए हम क्या बोलेंगे भाई? आप समझिए, अगर कपड़े पहनाने की बात हो रही है ना, तो हमारे पास एक वर्ड होता है ड्रेस. जैसे कि कम ऑन, ड्रेस द बेबी, बेबी को ड्रेस कर दो, यानी बेबी को कपड़े पहना दो. ड्रेस द बेबी, बेबी को कपड़े पहना दो. लेकिन यहां पर हमें कपड़े नहीं पहनाने, कैप पहनानी है. तो हम सिंपली बोलेंगे बच्चे के ऊपर कैप पहना दो. तो हम बोलेंगे पुट अ कैप ऑन बेबीज हेड. पुट अ कैप ऑन बेबीज हेड, यानी बच्चे के सिर पर कैप पहना दो. सो पुट अ कैप ऑन बेबीज हेड. सिंपली हमने बोला पुट का यूज करके कि बच्चे को कैप पहना दो. पुट अ कैप ऑन बेबीज हेड. या फिर बच्चा थोड़ा सा बड़ा है तो हम उसे कह सकते हैं कि पहनाओ उसे कैप, पहनेगा वो कैप. तो हम बोल सकते हैं गेट हिम टू वेयर अ कैप. Get him to wear a cap. If you get somebody to do something, that means you persuade him or her to do something for you or for themselves. यानी कि get him to wear a cap. कैप पहनवाओ उसे, कैप पहनाओ उसको. Get him to wear a cap. यानी कि कुछ भी करो, बस उसे कैप पहननी है. कैप पहनवाओ उसे, राजी करो कैप पहनवाने के लिए. Get him to wear a cap. या फिर आप make भी बोल सकते हैं. Make him
मेक हिम वेयर अ कैप, यानी उसे टोपी पहनाओ, पहन नहीं रहा है वो। मेक हिम वेयर अ कैप, मेक हिम वेयर अ कैप, या फिर पुट अ कैप ऑन बेबीज हेड। इस तरीके से कॉमनली इंग्लिश में बोला जाता है। अंग्रेज जो है ऐसे ही बोलते हैं, पुट अ कैप ऑन बेबीज हेड, गेट हिम टू वेयर अ कैप, मेक हिम वेयर अ कैप। Friends, I hope that you have liked this lesson and learned a bit from this lesson as well. And if you have learned from this video lesson, make sure to subscribe to this channel to keep getting more such lessons and keep improving your English. So if you want to keep improving your English, make sure that you give a thumbs up to this video. और क्या कहूँ, आप वीडियोस को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही है, ताकि औरों को भी हेल्प मिल सके और मुझे मोटिवेशन मिल सके दैट माय वीडियोस आर बीइंग शेयर्ड, माय वीडियोस आर बीइंग वॉच्ड बाय मैनी पीपल एंड माय एफर्ट्स आर नॉट गोइंग इन वेन, दे आर नॉट बीइंग वेस्टेड, दे आर यूजफुल. So friends, I'll see you in the next video lesson. Till then, take care. Bye bye.